नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज जाति जनगणना का सच जानेंगे। मोदी सरकार ने अचानक जाति जनगणना कराने का फैसला किया और देश का माहौल अचानक बदल गया। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर जारी बहसें जाति जनगणना की ओर मुड़ गई। इस मुद्दे के चैंपियन बनकर उभरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जाति जनगणना तेलंगाना मॉडल पर होनी चाहिए। तो आखिर क्या है तेलंगाना मॉडल और क्या कमी रह गई थी जाति जनगणना के बिहार मॉडल में, जिसे राहुल गांधी ने कभी फर्जी ठहराया था। हम ये भी देखेंगे कि जाति जनगणना से भारतीय समाज पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क आएगा, क्या जाति विहीन समाज बनाने का सपना करीब होगा या फिर इससे दूरी और बढ़ जाएगी। साथ में यह भी कि क्या अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे विकसित देशों में भी ऐसी कोई जनगणना होती है। इस बेहद गंभीर मुद्दे पर हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, ऐसा आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि तभी बात समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। तस्वीर नहीं, ये है एक कार्टून, सतीश आचार्य का कार्टून, देश के मशहूर प्रख्यात कार्टूनिस्ट, जो जाति जनगणना को लेकर इस देश में पिछले कुछ सालों से क्या हुआ उसका सटीक बयान है। आप देखें कि पहले ये कहते हैं फर्स्ट दे इग्नोर्ड यू। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं। फर्स्ट दे इग्नोर यू यानी वो आपकी उपेक्षा करेंगे। देन दे लाफ एट यू यानी फिर वो आप पर हंसेंगे। देन दे फाइट यू, फिर आपसे लड़ेंगे। और फाइनली दे कॉपी यू यानी अब जो राहुल गांधी के हाथ में कास्ट सेंसस का बोर्ड है या पोस्टर है, वही अब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। ये कार्टून हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी का मजाक बनाया गया। पीएम मोदी ने तो इसे पाप तक कहा था। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना हुई तो मंगलसूत्र तक महिलाओं के छीन लिए जाएंगे, अगर 2 भैंसें होंगी तो 1 छीन ली जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ने इसी को निशाना बनाते हुए एक नारा दिया था जो भाजपा ने खूब प्रचारित किया, बटेंगे तो कटेंगे। यानी कहा यह गया कि जाति की जनगणना हिंदुओं को बांटने की साजिश है। और 30 अप्रैल को जब देश उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार किसी कड़ी कार्रवाई का ऐलान करेगी, तो अचानक जाति जनगणना कराने का ऐलान हो गया। कहा गया कि अगली जनगणना के साथ जाति की गणना भी होगी। हालांकि जनगणना कब होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। 5 साल देरी हो चुकी है, यानी हर 10 साल पे होती है, तो 2021 में होनी थी। पहले कहा गया कोरोना है, पर उसको गए भी 3 बरस बीत चुके हैं और सरकार ने जनगणना ही नहीं कराई। अब वो जाति जनगणना की बात कर रही है और जाहिर है राहुल गांधी ने इस पर कुछ सवाल उठाए। 30 अप्रैल को जब दिन में ऐलान हुआ तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, और खास बात जो उन्होंने कही कि अगर ये सरकार ने घोषणा की है तो वो इसका स्वागत करते हैं। जाहिर है कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और माना जाता है कि राहुल गांधी की इस सामाजिक न्याय की राजनीति की वजह से ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई, जबकि दावा अब की बार 400 पार का था। जाहिर है ये मुद्दा सबसे ज्यादा राहुल गांधी की ओर से उठाया जा रहा था, तो फिर श्रेय भी उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि ये अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि असली जो हितैषी हैं वो तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, और सारे लोग जो कल तक विरोध कर रहे थे जाति जनगणना का, वो अचानक जाति जनगणना के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही कर रहे हैं। और इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि घोषणा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, टाइम लाइन भी बतानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना कराने की मांग की है। तो क्या है ये तेलंगाना मॉडल और बिहार मॉडल से कैसे फर्क है, जहां जाति जनगणना तेलंगाना से पहले हो चुकी है।
तो इसको भी देख लेते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि नेता प्रतिपक्ष तेलंगाना मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये आप तुलना देखिए। तेलंगाना मॉडल, इसकी प्रक्रिया पर बात करें। तेलंगाना में 6 नवंबर 2024 को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वे शुरू हुआ। 50 दिनों में 96.9% घरों तक सर्वे करने वाले पहुंचे। और बिहार में क्या प्रक्रिया रही, ये 2022 में शुरू हुई। जाति आधारित सर्वे 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 7 से 21 जनवरी 2023 में घरों की गिनती हुई, और दूसरा चरण जो 15 अप्रैल से 15 मई 2023 के बीच हुआ, इसमें जाति और सामाजिक आर्थिक डेटा ये इकट्ठा किया गया। तो ये तो हुई प्रक्रिया की बात दोनों मॉडलों में। और फिर हम बात करते हैं इसका विवरण, यानी दरअसल क्या हुआ। तो तेलंगाना में 94,863 गणना करने वालों ने और 9,628 सुपरवाइजर्स ने 94,261 गणना ब्लॉकों में काम किया। 76,000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने 36 दिन में डेटा डिजिटाइज किया। यानी इस बड़े पैमाने पर ये काम हुआ, आप इसको देख सकते हैं। और दूसरी तरफ बिहार में क्या हुआ, 2.64 लाख यानी 2,64,000 गणनाकारों ने 29 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 29 मिलियन घरों का सर्वे किया। डेटा संग्रह के लिए बीजगा यानी बिहार जाति आधारित गणना ऐप एक बनाया गया, उसका इस्तेमाल हुआ, जिससे ट्रिगन टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया था। तो ये दोनों प्रक्रिया आपके सामने है, इसका पूरा विवरण। और अब आता है सवाल, क्या सवाल पूछे गए, क्या प्रश्न पूछे गए। तो गणनाकारों ने 80 से अधिक प्रश्न पूछे, जिनमें आय, शिक्षा, जमीन, स्वामित्व, सरकारी नौकरियों और व्यवहार में भागीदारी शामिल थी। ये एक विस्तृत प्रश्नावली थी जो तेलंगाना मॉडल में इस्तेमाल की गई। और बिहार में क्या हुआ, बिहार में 17 अनिवार्य प्रश्न पूछे गए, जैसे घर के मुखिया का नाम, जाति, उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति, आधार, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड नंबर इसमें वैकल्पिक थे, यानी जरूरी नहीं है कि उन्हें बताया जाए। तो एक अब देख लेते हैं कि इसमें विशेषता क्या थी, दोनों में अलग अलग। तो विशेषता ये है कि तेलंगाना मॉडल में सर्वे से पहले सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवियों से राय ली गई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने काम किया। एक व्यापक लोगों से इसमें चर्चा की गई, भागीदारी की बात हुई। और जबकि बिहार में जो सर्वे हुआ सामान्य प्रशासन विभाग GAD के तहत हुआ, जाहिर है पूरी तरह से अफसरशाही ने उसको अपने तरीके से किया। और राहुल गांधी यही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो बिहार मॉडल है वो दरअसल एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज करता है, जबकि जो तेलंगाना है वहां पर एक व्यापक पैरामीटर और जनता की राय शामिल की गई है। और बिहार एक प्रशासनिक जो डिजिटल प्रक्रिया पर आधारित है वो मॉडल है। तो राहुल ने तेलंगाना के सर्वे को विस्तृत और पारदर्शी बताया, क्योंकि इसमें जैसा मैंने कहा सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवियों से राय ली गई। डेटा में जमीन, रोजगार और संस्थानों में भागीदारी जैसे अतिरिक्त पैरामीटर शामिल किए गए। और बिहार के सर्वे को इसीलिए भ्रामक कहा कि वो अफसरशाही के नियंत्रण में था और मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचा उसमें शामिल था, उसने किया और जनता की राय को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो बिहार का सर्वे जाति और बुनियादी सामाजिक आर्थिक डेटा तक सीमित था, जबकि तेलंगाना में पूरी भागीदारी का और भी जो मैंने कहा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो शामिल किए गए। इसलिए जो तेलंगाना मॉडल है वो नीति निर्माण के लिए ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों के क्या नतीजे आए और उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाया। तो पहले बात करते हैं तेलंगाना में क्या हुआ। तेलंगाना में जाति जनगणना का जो नतीजा आया उसके हिसाब से OBC वहां पर 56.33% आए सामने, जो अनुसूचित जाति के लोग SC 17.43% और जो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वो 10.45% आए और अन्य जातियां 15.79% उनकी गणना हुई। तेलंगाना ने जातियों का जो उप वर्गीकरण किया वो भी एक नई बात थी। खास तौर पर जो
ओबीसी जातियां थीं उसमें वहां पर उप वर्गीकरण किया गया ताकि जिनका प्रतिनिधित्व कम है उन जातियों को भी लाभ मिले। यह सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के आधार पर किया गया, जिसमें कहा गया था कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए उप वर्गीकरण कर सकती है, यानी सब कोटा बना सकती है। नीति निर्माण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए डेटा का उपयोग किया गया। मिसाल के तौर पर तेलंगाना ने ओबीसी को 42% आरक्षण देने का विधानसभा में बिल पास किया। तो बिहार के पहले हम ये जान लें कि वहां पर जब पूरी लिस्ट आई तो 42% आरक्षण कर दिया गया ओबीसी के लिए, यानी बढ़ा दिया गया। अब बात बिहार की, बिहार का नक्शा आपके सामने है। वहां जाति जनगणना से पता चला कि ओबीसी 27% है और जो ईबीसी है यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग वो 36% है। यानी आप दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो ये करीब करीब 63% हो जाते हैं। अनुसूचित जाति वहां 20% है। अनुसूचित जनजाति चूंकि झारखंड अलग हो गया है तो सिर्फ 2% है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस वो 10% है और इसमें हिंदू मुसलमान सभी हैं और दोनों के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं। जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि इसमें उन्हीं वर्गों को शामिल किया जाता है जिन्हें कहीं और आरक्षण नहीं मिलता है। यानी अगर साफ भाषा में कहा जाए तो ये सवर्णों के यानी गरीब सवर्णों की तादाद है और ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में संभव है। बहरहाल इस नतीजे के बाद बिहार ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया, जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटे को अगर जोड़ दिया जाए 10% तो कुल 75% आरक्षण हो गया। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी, जो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय करता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर तारीख पे तारीख यानी फंसा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि आधुनिक युग में ऐसी जनगणना कबीलों के दौर में लौटने के बराबर है। और अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो बहुत लोग जो नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक रहे अचानक उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जाति तो समाप्त हो गई है और दुनिया के किसी विकसित देश में ऐसा नहीं होता। अब इन दो जो सवाल हैं, जो चर्चित तर्क हैं, उनकी सच्चाई क्या है ये तस्वीर देखिए। अक्सर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके घर में अंग्रेजी अखबार आता है और जब वीकेंड होता है खासतौर पर रविवार को या शनिवार को तो मैट्रिमोनियल्स छपते यानी वैवाहिक विज्ञापन। और ये एक वैवाहिक विज्ञापन है, अंग्रेजी में है। जाहिर है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग इस पर विज्ञापन देते हैं और पूरी तरह से आप देखिए सब ने अपनी जाति बताई हुई है और जाति की लड़की या लड़का चाहते हैं। अग्रवाल, सवर्ण, कायस्थ, वर्मा, सब गुप्ता, सबको अपनी जाति का रिश्ता जोड़ना है और ये बुनियादी आधार है कि वो कैसे शादी करेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि जाति समाप्त हो गई है उन्हें अपने इन अखबारों पर हफ्ते में एक दिन जरा नजर डाल लेनी चाहिए। अब दूसरा सवाल कि क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है? ये गंभीर बात है क्योंकि लोगों को लगता है कि जो विकसित देश हैं वो तो ऐसी कोई बात करते नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं अमेरिका की। वहां पर बाकायदा एक प्रक्रिया है। जनगणना ब्यूरो हर 10 साल में जनगणना करता है जिसमें नस्ल जैसे व्हाइट, ब्लैक, एशियन और जातीयता यानी हिस्पैनिक, लैटिनो, लिंग और आयु के डेटा इकट्ठा किए जाते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है? ये डेटा अफर्मेटिव एक्शंस के लिए यानी जो नीतियां बनती हैं जैसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में विविधता सुनिश्चित करने के लिए इनका उपयोग होता है। विविधता सुनिश्चित करना यानी आप किसी दफ्तर में जाएं तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। जैसे आप अंग्रेजी फिल्में देखिए हॉलीवुड की तो उसमें आपको बहुत से अश्वेत हीरो मिलेंगे, हीरोइन मिलेंगी, वो फिल्म के केंद्रीय पात्र होते हैं। ये वो देश है जहां पर अश्वेतों के साथ न जाने कितना जुल्म हुआ। वहां पर 1860 में गृह युद्ध हुआ, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की जान ले ली गई, उन्हें गोली मार दी गई। वजह थी कि वो अश्वेतों को अधिकार देना चाहते थे। तो वहां पर अब ये
तय है कि विविधता होनी चाहिए। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, 2020 की जनगणना में 13.4% आबादी अश्वेत निकली, जिसके आधार पर नस्लीय समानता की नीतियां बनाई गई। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। अब सीधे चलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में जो दक्षिण अफ्रीका है वहां की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भी प्रक्रिया है इसकी। वहां जनगणना में नस्ल, जो ब्लैक वाइट कलर्ड भारतीय, लिंग और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर डेटा इकट्ठा किया जाता है, यानी जनगणना में ऐसा किया जाता है। और इसका उपयोग रंगभेद के बाद, आप जानते हैं वहां रंगभेद को लेकर कितना विवाद, कितना लंबा संघर्ष हुआ। नेल्सन मंडेला दुनिया में एक बड़े चर्चित व्यक्तित्व के रूप में हम जानते हैं, याद करते हैं उन्हें। तो रंगभेद के बाद जो ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नीति, यानी सशक्तिकरण की नीति है, उसके तहत नौकरियों और शिक्षा में अश्वेत लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये दक्षिण अफ्रीका की बात है। अब चलते हैं लैटिन अमेरिका, ब्राजील। वहां पर जनगणना में वहां भी व्हाइट, ब्लैक और मिश्रित और लिंग के आधार पर एक गणना होती है, ताकि सभी के सामने डेटा स्पष्ट रहे। और उसका उपयोग होता है विश्वविद्यालयों में कोटा सिस्टम के जरिए श्वेत और स्वदेशी समुदायों को लाभ दिया जाता है। और फिर आते हैं यूरोपीय संघ की ओर। तो यूरोपीय संघ में कई देशों में लिंग, प्रवास स्थिति और मूल देश, यानी आप कहां से आए हैं, किस देश के निवासी हैं, उसके आधार पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी नीति बनाई जाती है। तो ये सभी विकसित देशों का एक तरह से कहा जाए एक सामान्य सिद्धांत है कि जो भी सामाजिक समूह पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। और आंकड़े मिलेंगे कैसे? जब आप जनगणना में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तब आप ये देखेंगे कि आपके दफ्तर में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के लोग हैं। राज्य अगर कल्याणकारी है तो उसके लिए चिंता की बात होगी। वो जानना चाहेगा कि कौन सा सामाजिक समूह पिछड़ा है, कितना पिछड़ा है, और संसाधन जो है देश के उनका वितरण किस प्रकार हो रहा है। यानी जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, प्रतिनिधित्व का सवाल है, वो महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर किसी भी समूह के अंदर ये भावना घर कर गई कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो मानसिक रूप से अलगाव में जाएगा और राष्ट्र की एकता कमजोर होगी। दरअसल राष्ट्रीय भावना का मतलब ही है कि उस भूभाग के निवासी एक दूसरे का सुख दुख साझा करें। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की स्पष्ट मान्यता थी कि भारत तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक जाति व्यवस्था का नाश ना हो जाए। अपने मशहूर लेख और भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने यही बात कही है। तो ऐसे में सोचना होगा कि जाति जनगणना की प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के हक में है या विरोध में है। इसमें शक नहीं कि जाति व्यवस्था ने भारत को हजारों साल से ऊंच नीच में बांटा हुआ है और समय समय पर इसके खिलाफ विद्रोह भी हुए हैं। पहले ये विद्रोह संतों की ओर से हुए, जिनका मानना था कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है। ऐसे में कोई ऊंचा कोई नीचा कैसे हो सकता है? आइए कुछ संतों की याद करते हैं। वसवन्ना, जिन्होंने लिंगायत संप्रदाय की नींव डाली, संत कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, ये चारों तस्वीरें ऐसी हैं जो हमारे एक भारतीय मन को निर्मित करती हैं। वसवन्ना 12वीं सदी में कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन के प्रणेता, इन्होंने क्या कहा? कायदा कर्म कायदा वर्ण, कर्म विल्यदे कायदा काय, अर्थात कर्म ही धर्म, वर्ण का क्या, बिना कर्म के वर्ण बेकार है। अब कबीरदास की बात कर लेते हैं। 15वीं सदी में बनारस में, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, यानी सीधे मनुष्य जो है वो ईश्वर से लौ लगाता है, बीच में किसी की जरूरत नहीं है कि वो हमसे मिठाई लेकर प्रसाद चढ़ाए, डायरेक्ट लौ लगेगी और इसमें कोई जाति पूछने की जरूरत नहीं है। रैदास, जात जात में जात है जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। कितनी बड़ी कसौटी रैदास खींच रहे हैं।
कि अगर जात नहीं जाती है तो आप मनुष्य हैं ही नहीं। मनुष्यता का स्वाद आप प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी जाति के दायरे में हैं। और गुरु नानक 15वीं-16वीं शताब्दी में क्या कह रहे हैं? सिख धर्म के संस्थापक, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। यानी सबसे पहले अल्लाह है और उसी के सब बंदे हैं। ईश्वर और अल्लाह में उनकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजिया, यानी एक ही जो नूर है, प्रकाश है, ब्रह्म है, उससे ही पूरी दुनिया बनी है। तो कौन ऊंचा और कौन नीचा, संभव ही नहीं है। तो ये जो मध्यकालीन संत थे ये मानते थे कि दुनिया को एक ऊपर वाले ने, ईश्वर ने बनाया है, तो फिर वो कोई फर्क नहीं कर सकता है। फर्क जिन्होंने किया है उनके अपने स्वार्थ हैं। लेकिन इन संतों की जो इच्छा है वो कभी वैधानिक रूप नहीं ले सकी। यानी लोगों ने इन्हें माना, इन्हें पूजा, इन्हें ईश्वर का भी अवतार बता दिया, लेकिन जो समाज के नियम कानून थे वो जस के तस रहे। यानी जो जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, वो बनी रही और उसके हिसाब से सम्मान या अपमान मिलता रहा। समाज के बड़े वर्ग जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, आज उनका संघर्ष बहुत आगे बढ़ा है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। उस समय ना उन्हें शिक्षा पाने की आज़ादी थी, ना किसी ऐसे जगह जाने की आज़ादी थी जहां उनका सम्मान हो सके। शिक्षा कुछ लोगों की बपौती बनकर रह गई थी। ये ऊंच नीच की भावना इतनी ज़बरदस्त थी कि जब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव डाली और अपना राज्याभिषेक कराना चाहा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र का कोई ब्राह्मण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब बनारस से एक भट्ट ब्राह्मण को बुलाया गया, उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कहा कि शिवाजी शूद्र हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, एक महान योद्धा जो आज भी सबको प्रेरित करते हैं, जब वो अपना राज्य बना रहे थे तो उन्हें उनका राज्याभिषेक करने को कोई तैयार नहीं हुआ। ये भी याद रखिए कि शिवाजी एक मेहनत करने वाली जाति से आते थे, लेकिन खेती करने वाले या श्रम करने वाली हर जाति को जो मनुवादी व्यवस्था है उसने शूद्र घोषित किया हुआ है। इस व्यवस्था पर एक ज़बरदस्त चोट पड़ी जब अंग्रेज इस देश में आए और सामाजिक न्याय के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। ख़ास तौर पर 19वीं सदी में इसमें गति दिखाई पड़ी जब ज्योतिबा फुले, ये तस्वीर ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की, जब ये सामने आए और इन्होंने दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों की शिक्षा का सवाल एक क्रांतिकारी ओज के साथ पेश किया। अभी एक फिल्म भी आई है इनके संघर्ष पर, उसका नाम फुले है, रिलीज हो चुकी है, आप ज़रूर देखें। तो उन्हें काफ़ी मुसीबतों का, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और असमानता के हर विचार को सीधी चुनौती दी थी और कहा था कि जिन धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है हम उन्हें नहीं मानेंगे। आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन ने इन सवालों को अपने में समाहित किया और डॉक्टर अंबेडकर के हाथों एक ऐसी किताब लिखी गई जो 5000 साल के इस भारतीय उपमहाद्वीप में कभी नहीं लिखी गई थी। ये किताब कौन सी थी आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सामान्य घटना नहीं है। भारत की संविधान सभा ने आज़ादी के दौरान ही जिन संकल्पों को लिया था वो इस संविधान में आए और पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा सबको दरकिनार करके बराबरी का अधिकार दिया गया, सबको बराबर माना गया वैधानिक रूप से। ये नहीं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सब में वही ईश्वर का वास है। वो एक दार्शनिक बात हो सकती है, वो भक्ति की बात हो सकती है, लेकिन विधान, कानून, पहली बार असमानता का जो व्यवहार है, अस्पृश्यता, उसको अपराध घोषित किया गया। संविधान में पहले दिन से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देना सुनिश्चित किया गया ताकि शासन और प्रशासन में उनकी भागीदारी बन सके। आगे चलकर पिछड़ों के आरक्षण का भी मुद्दा गंभीर हुआ। पहले काका कालेलकर
आयोग बना, फिर मंडल कमीशन बना और वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और नौकरियों में 27% आरक्षण का रास्ता खुल गया। बाद में यूपीए शासन के दौरान में शिक्षा में भी यह आरक्षण लागू हुआ। तब से देश की तस्वीर काफी कुछ बदली है। एक ऐसा मध्यवर्ग पैदा हुआ जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये हालात बदलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक क्रांति मानी जाएगी, यानी आरक्षण की व्यवस्था। और एक बात हम सबको समझ लेना चाहिए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह शासन प्रशासन में भागीदारी का एक प्रयास है। तो जब लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो एक वह बहुत ही बचकाना तर्क देते हैं। बहरहाल अब बात आगे बढ़ गई है, काफी आगे। राहुल गांधी ने इस क्रांति को और गति देने की कोशिश की है, बल्कि कहा जाए कि राजनीति का एक केंद्रीय प्रश्न बना दिया है। उन्होंने नारा दिया था पिछले दिनों, जितनी आबादी उतना हक। एक गंभीर नारा है। ये शायद इतने प्रबल तरीके से कभी भारतीय राजनीति के केंद्रीय स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका था। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट शिक्षा संस्थान है, वहां पर भी यह आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट संस्थानों में जबकि कानून है लेकिन आरक्षण लागू नहीं किया गया है। और जिस तरह से अब इस देश की दिशा है, उसमें लगता है कि अगली मांग निजी क्षेत्र में आरक्षण की होगी, क्योंकि दिशा वही है। और आपको याद होगा शायद कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक बार उन्होंने कॉरपोरेट्स की मीटिंग में कहा था कि अगर आप सामाजिक विविधता की ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना पड़ेगा। और शायद ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी विचारों की वजह से मनमोहन सिंह को बदनाम करने का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ। आपको पता होगा उस समय जितने भी आरोप लगे, 2G हो, कॉमनवेल्थ हो या फिर जो कोल घोटाला हो, सब अदालतों के दरवाजे पर दम तोड़ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो कॉमनवेल्थ घोटाला था उसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है और कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन आप याद करिए, उन दिनों रात दिन मनमोहन सरकार को बदनाम करने के लिए इन सब घोटालों को असल घोटाला कह के प्रचारित किया जाता है। बहरहाल आलोचकों का कहना है कि ये जो जाति जनगणना होगी उससे जाति प्रथा मजबूत होगी, पर सच्चाई यह है कि जिन ऊंची जातियों ने श्रेष्ठता के भाव के तहत इस व्यवस्था को मजबूती दे रखी है वो टूटेगी। संसाधनों पर उनका भी हक होगा जिन्हें सामाजिक लिहाज से नीचा समझा जाता रहा है। आर्थिक मजबूती होगी, शासन प्रशासन में भागीदारी होगी, तो फिर शादियों में जाति की बाधा भी हटेगी। बड़े पैमाने पर प्रेम विवाह होंगे, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण भी अब हकीकत बनने वाला है। तो महिलाएं जब आज़ाद होंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो वो जीवन साथी के बारे में भी फैसले करेंगी, यानी बड़े पैमाने पर प्रेम विवाह होंगे। और फिर इस प्रक्रिया से जाति टूटेगी, क्योंकि जाति व्यवस्था का मूल आधार ही रक्त की शुद्धता है। अंतरजाति विवाह ही से नष्ट करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने जाति तोड़ने का यही उपाय बताया था। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि महात्मा गांधी भी यही कहते थे, और अपने अंतिम दिनों में तो उन्होंने साफ कहा था कि वे उन्हीं विवाहों में आशीर्वाद देंगे जिसमें एक पक्ष दलित होगा। इसलिए जाति जनगणना एक जाति मुक्त समाज बनाने की दिशा में उठाया गया कदम भी है, ना कि जाति प्रथा को मजबूत करने वाला। और ये आर्थिक परिवर्तन भी लाएगी, क्योंकि जल्दी ही हमें पता चलेगा कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था लोगों की जरूरत पूरी करने योग्य नहीं रह गई है आरक्षण के बावजूद। क्योंकि अगर नौकरियां ही कम होंगी तो आरक्षण लागू होगा, तब भी बड़े पैमाने पर तादाद में लोग बेरोजगार रहेंगे, यानी आरक्षण की व्यवस्था नाकाफी लगेगी। ऐसी परिस्थिति में नए आर्थिक तंत्र की खोज एक मजबूरी होगी, एक ऐसा तंत्र जिसमें सबकी जरूरतें पूरी हो सके, साथ में सम्मान और न्याय की गारंटी भी हो। आखिर अपनी जिज्ञासाओं और जरूरतों का सिरा पकड़ कर ही मनुष्य ने हजारों साल की जो सभ्यता की यात्रा है वो पूरी की है और आगे भी करेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सच बताने का
हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.